Myself Shilpa Kadavale from ACS Girls Junior College, Pachpauli, Nagpur, and we are studying about the 5th chapter, cell structure and its function. And we are going to finish this chapter, and today we will discuss about the nucleus. हम इस चैप्टर के लास्ट पोर्शन में आ गए हैं और आज सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस, जिसके बेस पे आप लोग 12th में 3 से 4 चैप्टर पढ़ेंगे. मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, जीन्स है और इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है. इस तरह से चैप्टर्स है जो आप अगले साल नेक्स्ट ईयर डिटेल में पढ़ोगे. उसके लिए आपको न्यूक्लियस क्या होता है वो पढ़ना बहुत जरूरी है और उसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. न्यूक्लियस इज वन ऑफ द सेल ऑर्गेनेली. सेल में प्रेजेंट होने वाला एक सेल ऑर्गेनेली है. अब हमें ये चीज पता है कि अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो वहां पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता. मतलब कोई जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है जिसकी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होती है. लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो प्रॉपर जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, इस तरह से वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट रहेगा यूकैरियोटिक सेल. Structure of nucleus of eukaryotic cell become distinct is non-dividing cell or during interphase. ये जो है इंटरफेस में और नॉन डिवाइडिंग सेल, जब सेल डिवीजन वगैरह नहीं होता ऐसे स्टेज में यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल जो है उसका स्ट्रक्चर जो है ये थोड़ा सा डिस्टिंक्ट रहता है. इसकी जो भी क्रोमोसोमल मटेरियल है उसको हम सेल साइकिल के दरमियान जो है वो बहुत अच्छे से देख सकते हैं. Such as interphase, nucleus is made up of nuclear envelope, nucleoplasm, nucleolus and chromatin network. अगर हम इंटरफेस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस की इंटरफेस में क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो रेस्टिंग फेस में होता है, खुद को प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के लिए. और तब उसके पास न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट रहेगा. और ये जो है ये है न्यूक्लियर एनवेलप, और न्यूक्लियर एनवेलप में यहाँ पर होते हैं पोर्स और न्यूक्लियोप्लाज्म. मतलब न्यूक्लियस का खुद का एक लिक्विड मीडियम होगा, उसको हम यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे. न्यूक्लियोप्लाज्म का फंक्शन साइटोप्लाज्म के जैसे ही रहेगा. लेकिन साइटोप्लाज्म क्या होता है आपको पता है. साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेल में प्रेजेंट होता है. हम अगर सेल की बात करेंगे, सपोज कि ये हमारा सेल है तो यहाँ पर हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा और दूसरे ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट है. ये न्यूक्लियस है, सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया या फिर ये राइबोसोम हो गया, गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. तो इस तरह से ये सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट रहेंगे साइटोप्लाज्म में. अब ये है न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस के अंदर अगर कोई लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म. नाउ हम न्यूक्लियस के एक एक पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे. न्यूक्लियर एनवेलप. न्यूक्लियर एनवेलप इज डबल वॉल्ड डिलिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो होती है, एनवेलप जो होता है वो डबल वॉल होता है. आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, 2 लेयर से बना हुआ होता है मेम्ब्रेन. जो न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियस को जो कवर करने वाली मेम्ब्रेन है वो 2 लेयर से 2 वॉल से बनी हुई है. और दोनों वॉल के बीच में, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस भी प्रेजेंट है जिसको हम बोल रहे हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस. न्यूक्लियस इज बाउंड बाय 2 वॉल्ड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं. आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, inner nuclear membrane and the space present between the both membrane, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होगी that is called as perinuclear space. उस स्पेस को हम यहाँ पर perinuclear space बोलेंगे. Now nuclear envelope is double walled delimiting membrane of nucleus. 2 membrane are separated from each other by perinuclear space. हम ये भी पढ़ चुके हैं. इसकी गैप की जो स्पेस होगी वो नियर अबाउट 10 to 50 mm होगी. Outer membrane is connected with the endoplasmic reticulum at places. अब ये हम पढ़ चुके हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम पढ़ चुके हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है. ये
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है और सेल मेम्ब्रेन को अटैच होता है। ये स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, यहां से तैयार होता है और इस तरह से यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये जुड़ेगा। तो इस तरह से जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, दोनों में एक कनेक्शन क्रिएट करता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अब सिंपली हम यहाँ पर एक सेल ड्रॉ कर चुके हैं, दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो ये न्यूक्लियस के आउटर लेयर मतलब ये जो हमारा न्यूक्लियर एनवेलप है, दिस इज न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, आउटर लेयर इज नोन एज न्यूक्लियर एनवेलप। अब ये न्यूक्लियर एनवेलप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाकर कनेक्ट होता है। तो यही यहाँ पर बोला गया है कि आउटर मेम्ब्रेन जो होती है हमारे न्यूक्लियर एनवेलप की, उससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तैयार होगा और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट हो जाएगा। इट ऑल्सो हार्बर्स राइबोसोम और नीड। अब ये तो हमको पता है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो रफ ही इसलिए होता है क्योंकि उसके बॉडी पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम का तो काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि इट आल्सो हार्बर्स राइबोसोम और नीड। अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसके पास राइबोसोम होगा। The inner membrane is lined by nuclear lamina network of protein fiber help in maintaining shape of the nucleus। जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियर लैमिना से बनी हुई होगी, लाइंड होगी। अब वहां पर बहुत सारे प्रोटीन फाइबर्स होंगे, बहुत सारे प्रोटीन फाइबर का कलेक्शन जो है वो मदद करता है न्यूक्लियस के प्रॉपर शेप को मेंटेन करने के लिए। अब हम क्या बोल रहे हैं, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उस वहां पर बहुत सारे प्रोटीन फाइबर होंगे जो न्यूक्लियस के शेप को मेंटेन करने का काम करेंगे। Then the two membrane along with the perinuclear space helping separating nucleoplasm from the cytoplasm। अब यहाँ पर ये बहुत जरूरी है, ये मैं अभी अभी आपको बता भी चुकी हूँ कि अगर ये न्यूक्लियस है, ये अगर न्यूक्लियस है तो इसके पास जो लिक्विड मीडियम है उसको तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के बाहर जो होगा वो होगा साइटोप्लाज्म। मतलब ये न्यूक्लियस के बाहर जो भी लिक्विड मीडियम होगा उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये न्यूक्लियोप्लाज्म को और साइटोप्लाज्म को दोनों को सेपरेट रखने का काम करती है, मिक्स नहीं होती थी। दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म एंड दिस इज साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर जो हमारी न्यूक्लियर एनवेलप है ये दोनों को सेपरेट रखने का काम करती है, ऐसा हम यहाँ पर बोले। However, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट कंटिन्यूअस। हाँ, जबकि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ये कंटिन्यूअस नहीं होती, यहाँ पर आफ्टर इंटरवल्स यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर बोलेंगे। At places there are small openings called nucleopore. Nucleopores are guarded by pore complexes which regulate flow of substances from nucleus to cytoplasm and in reverse direction। अब यहाँ पर बोला गया न्यूक्लियोपोर का काम क्या है। न्यूक्लियोपोर जो होते हैं ये पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं किसको, कुछ पोर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो कंट्रोल करके रखते हैं कि कौन सी चीजें साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आएगी और न्यूक्लियस से कौन सी चीजें मीन्स ऑब्वियसली कोई मटेरियल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल ही होगा। तो ये मटेरियल साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आ रहा है, न्यूक्लियस से बाहर जा रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियोपोर के पास पोर कॉम्प्लेक्सेस होंगे। अब न्यूक्लियर एनवेलप के बाद हम देखेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म मीन्स मैं आपको अभी अभी बता चुकी हूँ, न्यूक्लियोप्लाज्म मीन्स लिक्विड मीडियम विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस
फॉर द नरिशमेंट ऑफ द क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन नेटवर्क। जो भी क्रोमेटिक नेटवर्क है, जो भी न्यूक्लियस है, जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा, उसको फ्रेश रखने के लिए, उसको लाइव रखने के लिए वहां पर लिक्विड मीडियम होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए वहां पर जो लिक्विड मीडियम प्रेजेंट होगा उसको हम यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोलिम्फ मीन्स हमने इसको कैरियोलिम्फ यहाँ पर बोला है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिक्विड मीडियम होगा। अब यहाँ पर पहचानने में नहीं आएगा इसलिए हमने ड्रॉ नहीं किया था, लेकिन जो भी मटेरियल यहाँ पर प्रेजेंट होगा, जो लिक्विड मटेरियल होगा, उसको हम बोलेंगे कैरियोलिम्फ, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। नाउ यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ कि न्यूक्लियोप्लाज्म में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होंगी, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए वगैरह, जो जेनेटिक मटेरियल हमारा, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे, मिनरल्स होंगे और सॉल्ट्स भी होंगे। इट कंटेन क्रोमेटिन नेटवर्क एंड न्यूक्लियोलस। यहाँ पर क्रोमेटिन मटेरियल भी होगा और यहाँ पर न्यूक्लियोलस भी है। हम देख रहे हैं यहाँ पर न्यूक्लियोलस है। दिस इज न्यूक्लियोलस। नाउ न्यूक्लियोलस इज अनदर कंपोनेंट विच इज नॉट बाउंड बाय सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर न्यूक्लियोलस एक ऐसा कंपोनेंट है, ऐसा हम बोलेंगे, जिसकी अपनी सेल मेम्ब्रेन नहीं है। हम यहाँ पर देखो, हमने दिखाया ही नहीं उसको सेल मेम्ब्रेन है, होती नहीं है, क्यों दिखाएंगे? ठीक है। न्यूक्लियोलस। अब हम पढ़ेंगे डिटेल कि न्यूक्लियोलस क्या होता है। नाउ न्यूक्लियोलस इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन। अब जो न्यूक्लियोलस होगा वो आरएनए से बनेगा, राइबोसोमल प्रोटीन से बनेगा, एंड इट इज बेस्ट नोन एज द साइट ऑफ राइबोसोम बायोजेनेसिस। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि न्यूक्लियोलस जो है ये राइबोसोम बनने के लिए या फिर राइबोसोम जो तैयार होता है उसको जनरेट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Depending on the synthetic activity of the cell, there are one or more nuclei present in the nucleoplasm. डिपेंड करता है कि सेल की एक्टिविटी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म में जो लिक्विड मीडियम है उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल्स oocyte कंटेन लार्ज न्यूक्लियोलस। जो एक सेल होता है, oocyte के जो सेल्स होते हैं उनमें लार्ज न्यूक्लियोलस पाया जाता है, जबकि स्पर्म सेल जो है उसमें स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस वन मीन्स छोटा न्यूक्लियस पाया जाता है, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। दे अपीयर एज डे स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट नियर द क्रोमैटिक नेटवर्क। क्रोमैटिक नेटवर्क के पास एक स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट होती है। दे प्रोड्यूस आरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन व्हिच आर देन ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म। ये जो होते हैं न्यूक्लियोलस, ये आरएनए प्रोड्यूस करते हैं, राइबोसोमल प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, और ये जब प्रोड्यूस हो जाते हैं, प्रोड्यूस होने के बाद ये न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं साइटोप्लाज्म में एंड आर असेंबल टुगेदर टू फॉर्म राइबोसोम। और बाहर आने के बाद असेंबल होते हैं, जुड़ जाते हैं और बनाते हैं राइबोसोम। इसके बारे में हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि आरएनए और प्रोटीन मिलकर बनाते हैं राइबोसोम। आरएनए and protein are produced in the nucleolus and then it transported toward the cytoplasm and they comes together, compact with each other and form the ribosome. हमें पता है यहाँ पर न्यूक्लियोलस में यहाँ पर आरएनए तैयार हुआ है, प्रोटीन तैयार, राइबोसोमल प्रोटीन तैयार हुआ है। ये न्यूक्लियस से बाहर आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा, फिर भी सस्पेंडेड रहेंगे कुछ टाइम के लिए या फिर नहीं भी, जुड़ेंगे और बनाएंगे राइबोसोम। क्रोमैटिन मटेरियल। न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम व्हिच आर नथिंग बट डीएनए एसोसिएटेड विथ प्रोटीन। अब ये जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के फॉर्म में। अब ये जो क्रोमैटिन मटेरियल यहाँ पर हम दिखा रहे हैं यही क्रोमोसोम तैयार करते हैं आगे चलकर। देन ये जो है, अब हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम की।
क्रोमोसोम जो होता है वो तैयार होता है क्रोमैटिन मटेरियल से, और ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है, क्रोमोसोम है, यही डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में मदद करते हैं, और इनके साथ प्रोटीन भी रहेगा। मीन सिंपली हम यहाँ पर क्रोमोसोम जो होता है उसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, ऐसा हम फिलहाल यहाँ पर बोल सकते हैं। इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल, ऐसे सेल जिसमें फिलहाल किसी भी टाइप का सेल डिवीजन नहीं चालू है, ऐसे सेल द क्रोमोसोम अपीयर एज थ्रेड लाइक नेटवर्क एंड कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इंडिविजुअली, दिस नेटवर्क इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन मटेरियल। अब हम अगर ये स्टेज देखें तो हम इसको इंटरफेज बोल सकते हैं। दिस इज रेस्टिंग फेज, किसी भी प्रकार का डिवीजन नहीं हो रहा है। तो ऐसे स्टेज में जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो हमको एज अ क्रोमैटिन मटेरियल दैट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। इसके बाद जब कभी मियोसिस होगा, माइटोसिस होगा, क्रोमैटिन मटेरियल थिक बनेगा और स्ट्रक्चर फॉर्म होगा क्रोमोसोम का। क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं और तैयार करते हैं क्रोमोसोम, जो कि डीएनए से बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। देन द क्रोमैटिन मटेरियल कंटेन डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए। अब मैं ये आपको बता चुकी हूँ कि जो भी क्रोमैटिन मटेरियल है, ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है, ये इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगा। डीएनए जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं उसको लिंकर डीएनए बाउंड करता है, तो उसमें हिस्टोन प्रोटीन होते हैं और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं। तो ये प्रेजेंट होंगे ही, इनके साथ साथ यहाँ पर आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं। इन सम रीजन ऑफ क्रोमैटिन डीएनए इज मोर एंड इज जेनेटिकली एक्टिव कॉल्ड यूक्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन मटेरियल में मींस जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, वो थ्रेड लाइक पोर्शन में कहीं कहीं यूक्रोमैटिन का स्ट्रक्चर रहेगा तो कहीं कहीं हेट्रोक्रोमैटिन का स्ट्रक्चर रहेगा। जो यूक्रोमैटिन का पोर्शन है, जो स्ट्रक्चर है, वो जेनेटिकली हाई होगा, जेनेटिकली ज्यादा मोर एक्टिव होगा, ऐसा हम यहाँ पर बोलेंगे। होता ही है, डीएनए इज मोर, बहुत ज्यादा डीएनए प्रेजेंट होता है यूक्रोमैटिन में और बहुत ज्यादा एक्टिव भी होता है। सम रीजन दैट कंटेन मोर ऑफ प्रोटीन एंड लेस डीएनए आर जेनेटिकली इनर्ट कॉल्ड एज हेट्रोक्रोमैटिन। अब इसी में कुछ कुछ पोर्शन ऐसा होता है जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा है लेकिन डीएनए का पोर्शन बहुत कम है, या फिर है ही नहीं, बहुत कम, ना के बराबर, नेग्लिजिबल। तो ऐसे पोर्शन को हम यहाँ पे हेट्रोक्रोमैटिन बोलते हैं। तो ये जो डार्क पोर्शन हमने दिखाया ये हेट्रोक्रोमैटिन का है, और इसको छोड़ के जो भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको लाइट कलर का जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको हम यूक्रोमैटिन बोलते हैं। When the cell prepare to divide, chromosome coil get condensed. ये भी मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। जब कभी सेल डिवीजन में जाएगा, चाहे मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेल की। तो जब कभी सेल डिवीजन में जाता है, चाहे मियोसिस हो माइटोसिस हो, ये क्रोमैटिन मटेरियल जो है ये कंडेंस होना चालू कर देता है, कॉइल होना चालू कर देता है, और अपने क्रोमैटिन मटेरियल से कंडेंस होकर कुछ शेप बनाता है, एक स्ट्रक्चर तैयार करता है, हम ऐसा बोलेंगे, जिसको हम नाम देते हैं बाद में एज अ क्रोमोसोम। देन एट मेटाफेज, जब सेल डिवीजन होता है तो हमें पता है वहां पर 4 फेजेस होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। कैरियोकाइनेसिस में 4 फेजेस होती है और लास्ट में होता है साइटोकाइनेसिस। तो मेटाफेज के दौरान, एट द मेटाफेज स्टेज, दे बिकम डिस्टिंक्ट एंड कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। अब हमें पता है कि मेटाफेज में क्या होता है। मेटाफेज में सपोज कि हम सेल डिवीजन दिखा रहे हैं, यहाँ पर सपोज कि ये मेटाफेज है। अब यहाँ पर क्रोमोसोम मटेरियल जो है ये सेंटर में होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन में आता है, ठीक होता है, और बहुत ज्यादा ठीक होने की वजह से, सेंटर में होने की वजह से, बहुत ज्यादा मैच्योर्ड होने की वजह से ये विजिबल होता है। इसको हम इस स्टेज में क्लियर देख सकते हैं, ऐसे पोजीशन में होता है क्रोमोसोम। देन
Every species of living organism has specific number of chromosome like normal human cell. एक कोई भी नॉर्मल ह्यूमन सेल है, ह्यूमन बीइंग है, उसके सेल में क्रोमोसोम जो है वो 46 होंगे इंडिविजुअली। पेयर की बात करेंगे तो हम 23 पेयर, क्रोमोसोम पेयर में अगर आ गई तो 23 पेयर्स यहाँ पर हो जाएगी, लेकिन इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स जो है उनके नंबर होंगे 46। एक नॉर्मल इंसान जिसकी सेल में, जिसकी बॉडी के हर एक सेल में यहाँ पर 46 क्रोमोसोम होंगे। अब न्यूक्लियस जो होता है, इसके पास तो जेनेटिक मटेरियल है, हेरिडिटरी मटेरियल है, और जो वेरिएशन आने वाला है वो भी क्रोमोसोम के पास ही है, क्रोमैटिक मटेरियल के पास ही है, या फिर न्यूक्लियस के पास है, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। न्यूक्लियस कंटेन एंटायर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हेंस इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इसके पास, जैसे मैं आपको बता चुकी, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होने की वजह से हेरिडिटी और वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। इट इज साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए। डीएनए सिंथेसिस यही पर होता है, न्यूक्लियस, क्योंकि उसकी लोकेशन ही है, डीएनए प्रेजेंट ही न्यूक्लियस में होता है, तो तैयार भी वहीं पे होगा, रहेगा भी वहीं पे, और जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो भी प्रोसीजर होगी, जो भी प्रोसेस होगी, सारी की सारी वो न्यूक्लियस में ही होगी, उससे बाहर नहीं होगी। अगर डीएनए अगर न्यूक्लियस के बाहर जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जा रहा है, एमआरएनए तैयार करने के लिए जा रहा है, जो राइबोसोम के पास जाएगा और प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, तब डीएनए न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर जाएगा। वरना डीएनए का न्यूक्लियस के बाहर कोई काम नहीं, एज ए जेनेटिक मटेरियल वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा। देन इट इज साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम। डीएनए भी न्यूक्लियस में तैयार होता है, आरएनए भी न्यूक्लियस में तैयार होगा, और राइबोसोम भी न्यूक्लियस में तैयार होगा, हम पढ़ चुके हैं। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। अभी मैं बता चुकी हूँ कि ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है। क्यों? क्योंकि राइबोसोम जो होता है उसके सिंथेसिस के लिए न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है। अब कैसे? तो आरएनए जो होता है वो न्यूक्लियोलस में तैयार होता है, प्रोटीन जो तैयार होता है वो यहीं पे तैयार होते हैं, ये जाते हैं न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में, और वहां पर बनाते हैं राइबोसोम। राइबोसोम पर फिर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होगी। अब जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसीजर के लिए हमें डीएनए चाहिए, तो वो भी डीएनए यहीं पर तैयार होता है। उसका बाद में वो बाहर आता है, डीएनए न्यूक्लियस के बाहर आएगा, एमआरएनए तैयार करेगा, और एमआरएनए के बाद प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेगा, राइबोसोम में जाकर राइबोसोम पे ये प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसीजर को प्ले करेगा। इस तरह से यहाँ पर बोला गया है कि न्यूक्लियस जो होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ज्यादा मदद करता है। क्रोमोसोम नंबर बीइंग कांस्टेंट फॉर स्पीसीज, इट इज इंपॉर्टेंट इन फाइलोजेनेटिक स्टडी। क्रोमोसोमल नंबर चेंज हो सकते हैं। ह्यूमन बीइंग के 46 है, किसी दूसरी स्पीसीज के उनके हिसाब से फिक्स नंबर होंगे, और इन क्रोमोसोम नंबर्स के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम नंबर, वी कैन डिस्टिंग्विश और रिलेट टूडेज पर्सन विद द एंशियंट पर्सन। जो भी हमारे एंशियंट्स थे, जो भी हमारे पूर्वज थे, उनके साथ हम रिलेशन जोड़ने में मदद करते हैं, रिलेशन जोड़ सकते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग पहले मैमल था, रेप्टाइल था, एम्फीबियन था, क्या था। तो क्रोमोसोम नंबर जो है, फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है, ये मदद कर सकते हैं कि हम इनमें से किससे रिलेट करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग टेक्निक है जिनके बेसिस पे हम और हमारे एंसेस्टर्स इनमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए, रिलेट करने के लिए यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर जो है वो मदद करेगी। हेंस द न्यूक्लियस इज अ मास्टर सेल ऑर्गेनेली, और इसीलिए न्यूक्लियस जो होता है ये सेल ऑर्गेनेलिज है, बट
मास्टर सेल ऑर्गेनेली इसलिए बोला गया है क्योंकि जो हमारे बॉडी की मेन एक्टिविटी है, जेनेटिक मटेरियल, वो है न्यूक्लियस के पास। और जो हमारे बॉडी के सबसे मेन फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, ये सारे प्रोसीजर जो है वो न्यूक्लियस में ही प्ले होती है। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड हियर कंप्लीट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस।